विश्वविद्यालय के भीतर क्या हो रहा है ये शायद समाज उतना जानता नहीं। अजीब सा इंटरव्यू हुआ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे विषय से कुछ नहीं पूछा गया, 2-4 सवाल ऐसे पूछ के फिर ये कहा गया कि अभी तो बच्चे हो, जाओ पढ़ाई करो। और मुझे बुरा लगा कि आपके शिक्षक बनने की जो न्यूनतम पात्रता है वो मैं पूरी कर रहा हूँ, इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूँ आपके सामने, तो आप मुझसे मेरे सवाल पर निर्णय लें, आप मुझसे कुछ बेहतर सवाल पूछें, उस पर निर्णय लें। दिल्ली में आपकी क्लासरूम बहुत विविधतापूर्ण होती है। कई बार तो मेरी उम्र से ज़्यादा की उम्र के बच्चे मेरे सामने बैठे थे। 3% नौजवान स्कूल जा पाते हैं, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन 3%, यानी 100 में 3 लोगों को मौका मिला कि वो हायर एजुकेशन में जाए। 1% रिसर्च में जा पाते हैं, उनमें भी आधे से चौथाई बचे बहुत मुश्किल से कोई प्रोफेसर बन पाता है। विविधता नहीं थी। भारत का संविधान लागू तो देश में 50 में हो गया था, लेकिन जहन में लागू होना बाकी था, और विश्वविद्यालय में बैठे तमाम ताकतवर लोगों ने उसे अपने जहन में लागू नहीं होने दिया। इसलिए आज भी देश के विश्वविद्यालयों में 90% पदों पर एक ही तबके के लोग बैठे हैं। हिंदी भाषा और हिंदी की किताबों को अधिक से अधिक पाठकों के साथ जोड़ने के उद्देश्य के साथ दैनिक जागरण ने हिंदी है हम कार्यक्रम के तहत हिंदी बेस्टसेलर किताबों की सूची जारी करनी प्रारंभ की। पिछले कुछ वर्षों में इस सूची ने एक प्रामाणिकता को प्राप्त किया है, पाठकों का इसको प्यार मिला है। इस सूची में कथा, कथेतर, अनुवाद और कविता, इन चारों श्रेणी की उन किताबों को शामिल किया जाता है जिसको कि पिछले 3 महीने में पाठकों ने सबसे अधिक पढ़ा। हिंदी है हम के बैनर के तहत हिंदी बेस्टसेलर के इस कार्यक्रम में हम प्रयास करते हैं कि आपको उन सभी लेखकों से मिलवाएं, उनकी लेखन प्रक्रिया से और किताबों से परिचित करवाएं जिनकी किताबें बेस्टसेलर में आई हैं। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज जिस किताब की मैं बात करने जा रहा हूं ये नॉन फिक्शन कैटेगरी में है और उसका नाम है प्रोफेसर की डायरी। मेरे पास जो आखिरी सूचना है करीब 1.5 महीने पहले की, वो ये है कि सिर्फ 34 दिन में इस किताब ने 34,000 कॉपीज की सेल की। इसको पाठकों की तरफ से बहुत शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। हर जगह आप देखेंगे कि पाठक इसके बारे में पक्ष में लिख रहे हैं। अध्यापकों ने, पाठकों ने और विद्यार्थियों ने इस किताब को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि इस किताब को पसंद किया गया? अगर आप मुझसे पूछें, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो ये हर एक विद्यार्थी की, हर एक उस व्यक्ति की कहानी है जो कहीं न कहीं शिक्षा के इकोसिस्टम में है, वो शिक्षा के कैरियर में अपना, शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है। तो आज मेरे साथ हैं इस किताब के राइटर डॉक्टर लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में PhD किया और उनके साथ आज हम इस किताब की यात्रा और किस तरह से शिक्षा के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उनको ये किताब प्रोफेसर की डायरी लिखनी पड़ी, उसकी बात करेंगे। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण हिंदी है हम बेस्टसेलर कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि हिंदी बेस्टसेलर में आपकी किताब नंबर 1 पे आई है। ये पिछली बार भी सूची में थी और इस बार उसने एक छलांग और लगाई है, पाठकों का बहुत प्यार मिल रहा है। तो सबसे पहले मुझे वो जानना है कि कैसी फीलिंग आती है ये? बहुत शुक्रिया आपका और दैनिक जागरण का कि उन्होंने एक बहुत शानदार शुरुआत की है एक तरह से किताबों पर बातचीत, कलम और किताब। मेरी किताब की पहली लाइन एक है जो मुझे बहुत प्रिय है कि कलम और किताब इस सभ्यता की वो अर्जित पूंजी है जिसने बहुत कुछ रचा है, गढ़ा है। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ तो उसकी एक बुनियाद कलम और किताब में है। दैनिक जागरण उसे किताबों के ज़रिए लोगों से जोड़ करके और बेहतर कर रहा है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये पहल की है। दूसरी बात ये कि अच्छा लगता है कि जब आप कुछ लिखें, और लेखक के लिए तो अपना लिखा सबसे प्यारा होता है। कई बार वो होता है कि अपने लिए लिखा जा रहा है। इस किताब की पूरी बनावट ही एक तरह से एक दस्तावेज की तरह थी जो मुझे लगा कि कम लोगों को पसंद आएगी। मेरे दिल में जो था वो मैं कह दूं, वो किताब अच्छी बन गई, अनबाउंड से आई, लोगों ने इतना पसंद किया, इसकी उम्मीद मुझे कम थी। इसलिए इस बात की बहुत खुशी है कि लोगों ने इस किताब को इतना प्रेम दिया।
इस किताब में कई सारी मारक लाइनें हैं, मतलब उसको पढ़ के एकदम से दिल पे, छोटे छोटे लाइनें हैं, दिल पे चोट करती है। और उसमें से एक एडहॉक सिस्टम के बारे में, ये किताब जो है एडहॉक प्रोफेसर्स की, गेस्ट लेक्चरर्स की जो नियुक्ति होती है उसके बारे में बात करती है। इसमें एक लाइन है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ शिक्षक को छोड़ के सब कुछ परमानेंट है। बिल्डिंग, सिलेबस, विद्यार्थी सब परमानेंट है, सिर्फ एक शिक्षक परमानेंट नहीं है। लक्ष्मण जी, पहला सवाल ये है कि ये एडहॉक प्रोसेस, क्योंकि हम लोग कई बार मान लेते हैं कि हम सब जानते हैं क्योंकि हम इस सिस्टम में हैं, मैं भी एक शिक्षक के परिवार से हूं तो जानता हूं, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग नहीं जानते कि गेस्ट लेक्चरर या एडहॉक प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल, ये किताब जब लिखी जा रही थी तो एक कोशिश ये थी कि क्या इसका नाम, एक एडहॉक लिख रहा है इस किताब को, तो इसका नाम एडहॉक की डायरी मैंने पहले सोचा था। किताब बनती गई, जब ये पूरी हुई, और ये किताब बहुत दिलचस्प है। मैं एक किस्सा शुरू में ही कहना चाहूँगा। ये किताब इस तरह से आएगी, ये एक तरह से मेरी योजना में नहीं था। हम तो एक प्रोफेसर बनने आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपने अच्छा उसका भूमिका में ही जिक्र किया। घर से मैं जब निकला तो इस उम्मीद के बोझ के तले हम लोग निकलते हैं कि पीढ़ियों में पहला व्यक्ति कोई जो घर से इलाहाबाद पढ़ने गया, आजमगढ़ छोड़ करके। उसके ऊपर उम्मीदों के और तमाम तरह के दबाव होते हैं कि आप किस तरह से जा करके क्या काम करते हैं। उन उम्मीदों और सपनों को पूरा करने के लिए जो हाथ में हथियार था ना, वो कलम और किताब थी। तो उस किताब कलम ने हमें बनाया। बहुत सारे करियर के विकल्प थे। दिल्ली आए जब तो आईएएस बनने आए थे, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट है अपने बैच के, आईएएस बनने का स्वप्न था। हम लोग की तरफ ये होता है कि आईएएस बनने का मतलब ताकत, और ताकत का इस्तेमाल तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं। मेरे पिताजी, इसमें है भी एक जिक्र कि पिताजी कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा। शायद वो पिताजी का सपना था या मेरा भी उसमें शामिल था। वो सपना देखा गया, दिल्ली आए। लेकिन उसके साथ हम लोग जिस पृष्ठभूमि के होते हैं, पहली पीढ़ी के लोग एक आध विकल्प जरूर रखते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या। अकादमिक जगत में शिक्षक मुझे बहुत करीब लगते थे। मेरे बड़े पिताजी भी एक शिक्षक थे, हालांकि वो लाइब्रेरी साइंस में थे। और जितने भी शिक्षक मिले उन सब में अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले, हर तरह के, लेकिन उन्होंने हमें बनाया। तो एक करियर ऑप्शन अपनी कक्षाओं से जुड़ा हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे कुछ बहुत शानदार शिक्षक मिले। एक विकल्प वो था, दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया पीएचडी में, सुपरवाइज़र बहुत अच्छे मिले। उस बीच में पीएचडी के एडमिशन के तुरंत बाद एडहॉक पे मेरी नौकरी लग गई, क्योंकि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं, आप एमए और नेट जेआरएफ हैं। तो जेआरएफ होने के बाद हमें फेलोशिप मिलती थी, 25-26 हज़ार उस समय थी, और जब सैलरी थी तो वो तकरीबन 40 हज़ार थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का मौका मिल गया। वो मेरा दूसरा, एक तरह से उस समय का दूसरा एक विकल्प था करियर का। तो घर पे जब बताया तो लोगों को समझ में नहीं आया कि अच्छा परमानेंट हो गए, प्रोफेसर हो गए। तो मैंने कहा नहीं, ये एक एडहॉक प्रोफेसर का मामला है। मेरे घर वाले भी नहीं समझ पाए कि एडहॉक क्या। मेरी माँ कहती थी प्रोफेसर हो गए तो हो गए, उन्हें ये भी नहीं पता कि असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर तरह की कोई श्रेणियाँ होती हैं। तो एडहॉक तो और नहीं समझ पाते। तो हमने फिर बड़े पिताजी को ये बात पता थी तो उनको ये बताई कि देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय चूँकि श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, अच्छा है, कोई टीचर रिटायर हुआ, कोई छुट्टी पर गया, तो अध्यापन कार्य चलता रहे, कोई जगह खाली न रहे, तो टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होते हैं 4 महीने के। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 2007 में एक ईसी रेजोल्यूशन अपना बना के उसे थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया कि 4 महीने के लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। उनका पद नाम असिस्टेंट प्रोफेसर ही होगा, वो लेकिन एडहॉक बेसिस पर होंगे। 120 दिन अधिकतम उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। कोई छुट्टी पर है तो लौट आएगा, कोई रिटायर हो गया है तो तब तक उस पर कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा। इस वैकल्पिक व्यवस्था का नाम एडहॉक सिस्टम था। सैलरी पूरी मिलेगी, पद का नाम पूरा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप। इसलिए मैं कई बार वो कहता हूं कि हाँ भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है मैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या किया, और ये एक सवाल की तरह मेरी किताब सवाल भी पूछती है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के तंत्र के ऊपर।
इसकी भूमिका में ही एक बात है कि जिन स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों ने देश समाज को पीढ़ियों को बनाया होता है, हम कितनी चिंता उनकी करते हैं कि उनके भीतर क्या हो रहा है, विश्वविद्यालय के भीतर क्या हो रहा है, ये शायद समाज उतना जानता नहीं। और ये बात अगर हम नहीं बताएंगे, चूंकि हम उस विश्वविद्यालय के भीतर रहे, वो अच्छा हो चाहे अगर गलत हो रहा हो कुछ, ये दोनों बातें समाज को पता होनी चाहिए। इस मकसद से भी ये किताब आई है। तो वो एडहॉक का मतलब वही था कि एडहॉक 4 महीने का था। विश्वविद्यालय ने ऐसा सिस्टम बना लिया कि मैं 14वें साल एडहॉक पर ही इस सिस्टम से बाहर निकाला गया। तो अब आप इसको इस तरह समझ लें, 40-42 बार मुझे रिन्यूअल लेटर मिलता रहा, 4 महीने पूरे होते थे, एक दिन का गैप दे करके। आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेंगे, सैलरी आपको पूरी असिस्टेंट प्रोफेसर की मिलेगी, सारा काम आपको वैसे ही करना है, बस आपकी नौकरी पक्की नहीं है। बहुत बाद में इसके पीछे की बहुत सारी राजनीति है, लेकिन एडहॉक प्रोफेसर यही होता है। और इसीलिए हम इसका नाम चाहते थे एडहॉक प्रोफेसर की डायरी लिखना। लेकिन जब ये किताब पूरी हुई, क्योंकि इस किताब की बनावट मेरे जहन में ये थी कि कभी कुछ अच्छा करूंगा तो अपनी आत्मकथा लिखूंगा। तो डायरी लिखने का शौक मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही बना रहा। मैं स्कूल में था तब भी कुछ कुछ चीज़ें दर्ज करता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी मेरा विषय रहा, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो चीज़ है जिसने हमें गढ़ा है। वहाँ डायरी लिखने की एक आदत सी बन गई, कुछ चीज़ें नोट करता रहा। दिल्ली आया तो वो चीज़ें और व्यवस्थित होती रहीं। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी मेरे पास। अब एक ऐसा मोड़ जीवन में आया कि आप बिना किसी उस गुनाह के सज़ा पा रहे हैं जो गुनाह आपने किया ही नहीं। असल में किसी गुनाह में आप शरीक नहीं हुए, इस वजह से आपको सज़ा मिले। तो मुझे लगा कि इस किस्से को अलग से कह देना जरूरी है। और वो केवल एडहॉक का किस्सा नहीं है, वो इस देश के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का किस्सा है। उसमें सारी कहानियां शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। और एक प्रोफेसर जो 14 साल इस दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रहा, उसके पढ़ाए हुए बच्चे डिग्रियां ओरिजिनल लेकर के और हर अपने अपने फील्ड में जा चुके हैं, यानी हमने वो दिया है। तो लोगों ने ये कहा कि आज मैं लोगों के बीच जाता हूं तो लोग मुझे आज भी कहते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है, प्रोफेसर क्या होता है, एसोसिएट या एडहॉक। वो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहते हैं। तो ये मेरा एक प्रतीकात्मक नाम भी है इसलिए इस किताब का कि ये प्रोफेसर की डायरी है। कई सारी बातें जो आपने कही उस पर मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा किताब में ही है। और आप अभी काफ़ी यंग दिख रहे हैं। तो जब आप गए 14 साल पहले, तो जाहिर सी बात है कि आप कॉलेज के विद्यार्थी ही लग रहे थे, और आपको विद्यार्थियों ने मानने से मना कर दिया था कि आप प्रोफेसर हैं। तो उनको मनाया कैसे कि नहीं भाई, मैं ही तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। मेरे को अपना किस्सा याद है कि मैं जब MBA कर रहा था, तो मैं MA करने के बाद गया। और जब मैं MA कर रहा था, बहुत से लोग उस पीरियड में MBA कर रहे होंगे, तो मेरी एक टीचर जो थी वो और मैं एक ही साल में जन्मे थे, वो 2 महीने छोटी ही थी मेरे से। तो मुझे कई बार बात वही थी, लेकिन लगता था कि अरे यार बराबर की तो हो, तो पढ़ा रही हो हमको। तो यहाँ पर ये कैसी फीलिंग थी, कैसे मनाया उनको? दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत दिलचस्प है इस मामले में। और मेरे लिए और दिलचस्प ये रहा, मैं नौकरी में लगभग 21 साल की उम्र थी जब मैं आ गया। 21 साढ़े 21 साल की उम्र थी। MA करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2009 में आया, और 2010 में मुझे नौकरी मिल गई। और मेरे सुपरवाइज़र थे, उन्होंने मुझसे कहा भी कि ये बड़ा चांस है, एडहॉक बन गए हो, आज नहीं कल प्रोफेसर हो जाओगे, क्योंकि उसमें इंटरव्यूज़ चल रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होना कौन इसे नहीं स्वीकार करता। मेरे बड़े पिताजी का शौक यही था कि मैं प्रोफेसर हूँ। मेरे पिताजी थोड़े दूसरे मिजाज के थे, तो वो कॉमरेड थे अपने ज़माने के, तो वो कुछ और सपने देखते थे। नौकरी जल्दी मिल गई, 21 साल की उम्र। और पहला इंटरव्यू जब मैं दिया था, मेरे इंटरव्यू का भी किस्सा इसमें है। एक जगह इंटरव्यू देने गया तो अजीब सा इंटरव्यू हुआ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे विषय से कुछ नहीं पूछा गया, 2-4 सवाल ऐसे पूछ के फिर ये कहा गया कि अभी तो बच्चे हो, जाओ पढ़ाई करो। और मुझे बुरा लगा कि आपके शिक्षक बनने की जो न्यूनतम पात्रता है वो मैं पूरी कर रहा हूँ, इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूँ आपके सामने, तो आप मुझसे मेरे सवाल पर निर्णय लें, आप मुझसे कुछ बेहतर सवाल पूछें, उस पर निर्णय लें। आप मेरी उम्र देखकर या चेहरा देखकर कह रहे हैं अभी तुम बच्चे हो, जाओ। तो वो मैंने अपने शायद एक आत्मसम्मान पर ले लिया कि नहीं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ, मैं पढ़ के यहाँ तक आया हूँ। अगले इंटरव्यू में चाहे जो हो, नौकरी मिले या ना मिले, इंटरव्यू अच्छा देना है। तो उस बेखौफ बेलौस अंदाज में, जाकिर हुसैन कॉलेज मेरा अपना कॉलेज है, तो दुनिया जानती है, इसमें नाम बदल गया है, उस कॉलेज का इंटरव्यू रहा। तो वहाँ दिलचस्प ये रहा कि जो सबसे कम उम्र का
उसमें अभ्यर्थी था, उसे कॉलेज ने नौकरी दे दी। अब ये क्यों दी ये तो वो जानते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि बहुत दिलचस्प इंटरव्यू रहा, नौकरी मिल गई तो मुझे लगा कि इससे बेहतर क्या है, और केवल इस वजह से मैं वो इंटरव्यू अच्छा कर पाया था कि नौकरी मिले चाहे ना मिले, कोई ये ना कहे कि अभी बच्चे हो। तो वो चीज़ दिमाग में थी, नौकरी मिल गई, हम कॉलेज गए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं एमए के तुरंत बाद का वो था और मेरे सामने क्लासरूम है। फिर मैंने एक बात इस किताब में व्यवस्थित तौर पे कही है, दिल्ली में आपकी क्लासरूम बहुत विविधतापूर्ण होती है। कई बार तो मेरी उम्र से ज़्यादा की उम्र के बच्चे मेरे सामने बैठे थे, और मैं गया और जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि मैं आपका शिक्षक हूं और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। कबीर मेरा विषय उस समय मिला हुआ था और मेरे प्रिय कवि कबीर थे। तब तक पीछे से एक विद्यार्थी ने कहा कि हम कैसे मान लें कि आप हमारे शिक्षक हैं। अब वो मेरे लिए ये दिलचस्प है, और बहुत एक मनोवैज्ञानिक सा एक विद्यार्थी से प्रोफेसर होना, इसके बीच का जो मनोवैज्ञानिक अनुभव मेरा था वो भी इस किताब में दर्ज है कि जब मैं तैयार होकर के अगले दिन कॉलेज जा रहा था ज्वाइन करने, तो आईने के सामने खड़े होकर मैं खुद से बातें कर रहा था। और उसमें फिर एक फ़लसफ़ा बहुत किस्से की तरह है कि मुझे सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास और सबसे ज़्यादा डर दोनों आईनों से लगता है। कॉन्फिडेंस भी वही देते हैं और वही चैलेंज देते हैं। मैं आईने के सामने भी खड़े होकर पूछ रहा था कि मैं प्रोफेसर लग रहा हूँ क्या, क्योंकि वो एक सपना है जो आपने देखा है, अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। ठीक यही वाकया क्लास में हो गया। विद्यार्थी ने कहा आप हमारे प्रोफेसर, लग तो नहीं रहा आपको देख के। तो प्रोफेसर का एक जो खाका बना हुआ है कॉमन सेंस में, बुजुर्ग होंगे, कुर्ता पजामा होगा या सूट बूट होगा, कोई अटैची होगी, बहुत धीर गंभीर, अगर नहीं है तो गंभीरता ओढ़ करके आएंगे, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं था। मैं बहुत सहज हो करके अपनी क्लासरूम में गया तो वो वाकया आया। फिर बाद में मैंने कहा कि यार आई कार्ड तो कुछ होता नहीं है प्रोफेसर को, कोई ड्रेस कोड होती नहीं है कि आप आईपीएस हैं तो आपकी वर्दी है, प्रोफेसर की कोई वर्दी नहीं, विद्यार्थियों की भी नहीं। तो धीरे धीरे मैंने अपनी बातों से जवाब दिया कि नहीं, मैं आपका प्रोफेसर हूँ, मेरी नई नियुक्ति हुई है और मैं भी आपको अगले 40-50 मिनट मेरी पहली क्लास के मुझे आज भी याद हैं, जो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में। क्लास ख़त्म होती है, वही बच्चा बाहर आके आता है कि सर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, एक सहज है। उसने कहा कि हमारे एडमिशन के बाद से ना रैगिंग तो बैन है, लेकिन हमारे सीनियर्स आके परेशान करते हैं, तो उसमें से कुछ आके प्रोफेसर बन जाते हैं कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। तो हमें लगा कि आप भी हमारे सीनियर होंगे। तो वो एक बहुत दिलचस्प सा किस्सा है। तो आप बातचीत में पेरेंट्स की बात बार बार कर रहे हैं, तो आजमगढ़ की हालांकि जो छवि बनी वो काफ़ी आपराधिक क्षेत्र की छवि बनती है, वहाँ पर आपका हथियार कलम है। तो मैं दो चीज़ें जानना चाहूँगा, एक साथ ही दोनों सवाल बना देता हूँ। एक तो परिवार की पृष्ठभूमि, जैसे आपने एक किस्सा बताया है, इसमें लिखा है कि मम्मी का था कि बीएड कर लेते तो प्राइमरी टीचर बन जाते, तो उनके लिए ये समझ अलग है। पिताजी कॉमरेड हैं, वहीं बड़े चाचा का जो वर्ड व्यू है वो डिफरेंट है। तो एक ही परिवार में वर्ड व्यू डिफरेंट है। तो एक तो थोड़ा सा मैं परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो कैसा है, और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजमगढ़ से फिर इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली, ये यात्रा किस तरह की रही एक ऐसे विद्यार्थी की जो कि ग्रामीण क्षेत्र से या एक छोटे शहर से आ रहा है? बहुत दिलचस्प और ज़रूरी सवाल है, हालांकि इसका जवाब देने में तो बहुत वक्त गुजर जाए, लेकिन क्योंकि ये संवेदनशील मसला है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं कहूँ ना कि एक शेर है निदा फजली का कि बच्चों के नन्हे हाथों को चाँद सितारे छूने दो, कुछ चंद किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। शायद मेरे परिवार में जो पृष्ठभूमि थी वहाँ एक खुलापन पहले से था। मेरे बाबा कबीर के भजन गाया करते थे, तो मेरे लिए कबीर मेरे बचपन के सबसे पुराने आइकॉन में से एक है कबीर, जो मेरे बाबा उनके भजन गाया करते थे। मेरे बड़े पिताजी सबसे बड़े थे, सब उन्होंने किया, परिवार के पहले पढ़े लिखे वही थे। वो किस्से जब सुनाते थे हम लोग के, और इस किताब में है भी वो, और ये केवल मेरा किस्सा नहीं है, इसे इसलिए भी मैं वक्त लेकर के आपसे साझा कर रहा हूँ।
ऐसे न जाने किससे इस देश के बुनियाद में दफन है कि कितने अभावों से कोई बनता है, और जो कुछ बेहतर होता है तो समाज और देश सबका भला करता है, परिवार तो होता ही है। बड़े पिताजी कहते थे कि 2 बजे उठ करके किसी और के खेत में खेती करते हैं ताकि उसका आधा अनाज मिलेगा तो पेट भरेगा। खेत हमारे पास बहुत कम हुआ करते थे। फिर 5-6 बजे तक खेत का काम निपटा करके वो कुछ टाइपिंग और कुछ सीखते थे। 10 बजे फिर वो क्लर्क का काम करते थे, उस नौकरी पे चले जाते थे। फिर भी लौट के आना, पढ़ना। और मेरे बड़े पिताजी के पास आज भी उनके कमरे में, उनकी उम्र 82 साल के आसपास है, और उनके पास पूंजी के नाम पर किताबें हैं, बहुत पुरानी किताबें। थोड़ा उनका रुझान आध्यात्मिक है, वो भी कबीरपंथी और कबीर परंपरा के गुरु हैं जिनको मानते थे, लेकिन पढ़ने का शौक उनका। उनके मन में एक सपना था, मेरा घर आपको बताऊं, और ये घर भी इसलिए बता रहा हूं कि इससे भी खराब हालत में बहुत लोगों के घर हैं, लेकिन कलम और किताब ने उन्हें मौका दिया कि वो सब कुछ बदल पाए। हम लोग वही लोग हैं, हमसे भी खराब हालत में बहुत लोग रह गए। और एक बात और जोड़ दूं कि इस देश में जब मैं आंकड़े की बात करता हूं तो 3% नौजवान स्कूल जा पाते हैं, डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन 3%, यानी 100 में 3 लोगों को मौका मिला कि वो हायर एजुकेशन में जाए। 1% रिसर्च में जा पाते हैं, उनमें भी आधे से चौथाई बचे बहुत मुश्किल से कोई प्रोफेसर बन पाता है। तो हम लोग उस बिरले लोगों में से थे जिन्हें मौका मिल गया। वो जो 97 लोग डिग्री कॉलेज नहीं पहुंच पाए, उनमें उनका दोष नहीं था, वो परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि उनके पास कलम और किताब नहीं पहुंच पा रही। तो इस किताब का मकसद भी ये था कि कलम और किताब की अहमियत समाज तक पहुंचे, इसलिए इसका नाम प्रोफेसर की डायरी है। वो अहमियत मेरे बड़े पिताजी समझते थे। घर ऐसा बना था, झोपड़ी में पहले रहते थे, तब पढ़ाई की, और अपनी मेहनत से उन्होंने जब घर बनवाए तो वो वाले घर बने हैं जिसमें एक बार जब पैसा जुटाया जाता है तो दीवार खड़ी होती है, फिर काम रुक जाता है, फिर पैसे जुटाए जाते हैं तो फिर उस पर छत बनती है, फिर पैसे जुटेंगे तो दूसरे कमरे की दीवार बनेगी, फिर अगली बार उसकी छत बनेगी। और मुझे याद है बचपन में हमारे बारिश में हर जोड़ पर वो मकान टपकता था। कई बार हम कहते थे कि कुछ इसमें करवा लो, कुछ मकान को ठीक करवा लो। बड़े पिताजी कहते थे कि फिर तुम्हारी फीस नहीं जा पाएगी, ये मकान जैसा भी हम रह लेंगे, लेकिन अगर तुम लोग पढ़ लोगे तो इससे बेहतर मकान बनवा सकते हो। ये जो कलम और किताब की अहमियत बड़े पिताजी और मेरे पिताजी में थी, उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, ये तो बात कबूल करता हूँ। वो यात्रा इसलिए थी कि वो सब कुछ पीछे करके, हमारे पास कपड़े 1 ही 2 हुए, खाने में सामान्य भोजन। मेरे बड़े पिताजी ने एक बार कहा कि मैं घर लौटा और खाने को कुछ नहीं था, तो 2 आलू उबाल कर खाए थे। और इस किताब के किस्से को उसको पढ़ना चाहिए कि जब वो बड़े पिताजी किस्सा हमें सुनाते थे, इस उम्मीद में कि जो पिछली पीढ़ी का संघर्ष है वो अगली पीढ़ी की ताकत बने, कमज़ोरी नहीं। तो वो आलू मेरे लिए ऐसा था, आज भी मैं आलू नहीं खा पाता, पता नहीं लोग इसको समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन उनके लिए वो कितनी मुसीबत की चीज़ थी। फिर भी वो कलम और किताब की अहमियत समझते थे। इसलिए आजमगढ़ में, जहाँ का पढ़ाई का माहौल हायर एजुकेशन के लिहाज से अच्छा नहीं, वहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं था तब, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एकमात्र विकल्प था। वो डरते थे कि बाहर भेज पाएंगे या नहीं, क्या करेगा लड़का, पता नहीं। मैं थोड़ा शरारती भी था बचपन में, वो मुझे अपने साथ रखते थे, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो उसके चक्कर में मेरे कुछ कभी नंबर कम आए तो बहुत नाराज़ होते थे। उन्हें डर था कि ये बहुत उच्छृंखल है तो कहीं गलत दिशा में, फिर भी उन्होंने जोखिम लिया और कलम किताब की अहमियत समझते हुए इलाहाबाद भेजा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फ़ीस 300 रुपये 1 साल की। मैं इस किताब में भी बार बार कहता हूँ, और जब मैं 2024 में विश्वविद्यालय से बाहर हूँ तो मैं जानता हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय की फ़ीस 2010 में जिन पाठ्यक्रमों में 4000 थी वो अब 40,000 हो गई है। कौन इस महंगी होती शिक्षा से दूर होगा, ये इस किताब की चिंता है। तो वो चीज़ ये थी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 300 रुपये फ़ीस थी, हम पढ़ ले गए, और उस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे शिक्षक मिले, एक माहौल मिला, खुलापन मिला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने हमें बनाया है। मैंने कहा ना कि मैं पूर्वांचल के एक छोटे से जिले से पीढ़ियों पुराने ख्वाबों को लाकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मीनारों पर लाकर रख दिया था मैंने, और वहाँ से ये उम्मीद थी कि इन विश्वविद्यालयों से इन्हें पंख लगेंगे और फिर ये आज़ाद उड़ेंगे। और वो पंख लगाकर उसने दिल्ली विश्वविद्यालय भेजा, और दिल्ली में मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय की इमारतें देख करके मैं
और मैं पहले दिन जब ज्वाइन करने जा रहा हूँ जाकिर हुसैन कॉलेज, मुझे पता ही नहीं था कि कोई सरकारी डिग्री कॉलेज इतना खूबसूरत भी हो सकता है, इतना ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड हो सकता है। हमारे आजमगढ़ में 6 सरकारी डिग्री कॉलेज थे, जिनमें से जो सबसे अच्छा डिग्री कॉलेज था उसके 12 विभागों में से 9 विभाग में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं थे, और हर साल वो डिग्रियां दी जा रही थी, यानी उन डिग्रियों की कोई कीमत नहीं। शिक्षा पर हमारा समाज बहुत कम ध्यान देता है। बाबा साहब अम्बेडकर बार बार कहते थे कि शिक्षा संगठित बनो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा की जिसने भी अहमियत समझी वो ये बात समझता है कि जब मेरे डिग्री कॉलेज एक भी नहीं है तो पढ़ने तो इलाहाबाद जाना पड़ेगा, डीयू आना पड़ेगा। तो डीयू आए, पीएचडी किया, 5,000 रुपये में पूरी पीएचडी की। जेआरएफ हो गए थे तो फेलोशिप और मिल रही थी। अगर ये फीस महंगी होती तो लक्ष्मण यादव आजमगढ़ में गाय भैंस चरा रहा होता। और दूसरी एक बात मैं और कहता हूँ कि विश्वविद्यालयों में विविधता नहीं थी। भारत का संविधान लागू तो देश में 50 में हो गया था, लेकिन जहन में लागू होना बाकी था, और विश्वविद्यालय में बैठे तमाम ताकतवर लोगों ने उसे अपने जहन में लागू नहीं होने दिया। इसलिए आज भी देश के विश्वविद्यालयों में 90% पदों पर एक ही तबके के लोग बैठे हैं। तो वो मौका भी नहीं मिल पाता। वो मौका भारत के संविधान मंडल कमीशन ने दिया। तो वो यात्रा है आजमगढ़ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली, और इस यात्रा का अगला पड़ाव शायद कैम्ब्रिज हार्वर्ड होना चाहिए था। शायद मैं नहीं जा पाया, मेरी परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम उनके भविष्य और उस पूरे समाज को गर्त में डाल रहे हैं। तो मेरे लिए ये एक सफ़र, मेरे बनने का सफ़र है। मैं आज जो कुछ भी हूँ इसी सफ़र का एक अंश हूँ। जी, आपने एक बात अभी कही कि विश्वविद्यालय में भूमिका के अंदर, मतलब विश्वविद्यालय में जो सारा सिस्टम है वो अलग है। तो आपने, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आपने भी एक बात की विश्वविद्यालयों के सिस्टम की। आपकी भूमिका में एक लाइन लिखी हुई है कि देश की शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, जिसे अस्थायी शिक्षकों के माध्यम से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अब ये जो सारा का सारा हम सिस्टम देख रहे हैं, देखिए शिक्षा हम लोग शायद उसको अलग तरीके से देखते हैं, नौकरी पाने के लिए, सीखने के लिए तो नहीं, नौकरी पाने के लिए हमारा माइंडसेट है। लेकिन शिक्षा को मानता हूँ कि ये एक प्रमुख हिस्सा भारतीय परिवारों का रहा है। शिक्षा की किताबें हम पढ़ते हैं, बाकी किताबें हम नहीं पढ़ते हैं। ये भी एक बड़ा अजीब सा यहाँ पे ट्रेंड है हमारे देश में। सिलेबस की पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ते, हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ शिक्षा के ऊपर इतना ज़्यादा जोर है, वहाँ पर देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये एडहॉक सिस्टम पर ही क्यों जाती है? और आप बताएं, उससे पहले मैं एक घटना मेरी बताता हूँ कि मैं क्यों इस सिस्टम में नहीं गया, जबकि मैं प्रोफेसर का ही बेटा हूँ। पिताजी मेरे कुलपति भी रहे। मैंने जब एमए किया तो मेरा जो सीनियर बैच था, मेरा सीनियर बैच, उस समय सरकार 1.5 साल बाद चुनाव होने वाले थे, 2001-2 की बात है ये। तो उस समय जो है सरकार ने घोषणा की जो इस साल नेट करेगा सबको नौकरी मिलेगी। तो हमारे सीनियर बैच का नंबर था, सीनियर बैच में से बहुत सारे लोग लग भी गए। अच्छा, नौकरियां लगी भी तो हमें भी जोश आया कि अरे यार, अब जो है ना, बस अपना जैसे फाइनल होता है हमें भी नेट निकाल देना है, करना है। जब उनसे मेरी मुलाकात होती 3-4 महीने बाद, तो बड़े दुखी थे। दुखी इसलिए थे कि तो किसी को जो है यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिली है, सबको जो नियर बाय के छोटी जगह थी जहाँ डिग्री कॉलेज हैं वहाँ भेजा गया, जहाँ पर कि प्रोफेसर्स की नियुक्तियाँ ही नहीं थी, खाली पड़ा था। वहाँ पर इनको भेजा गया तो एक ये हुआ कि सरकार ने संभवतः कहा होगा कि देखो हमने टेम्परेरी शिक्षक भेजा आपके पास। इन जगहों पर इन लोगों के रहने की समस्या थी। दूसरा, जो सैलरी की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है क्या था, लेकिन पर लेक्चर का स्ट्रक्चर था और एक दिन में 2 लेक्चर से ज़्यादा बन नहीं रहा था। तो उस समय 4th क्लास की जो बेसिक सैलरी थी वो शायद 6,000 या 8,000 रुपये थी, और ये जो नेट जेआरएफ करके लड़के गए थे, इनकी सैलरी जो है वो 4-4,500 रुपये बन पाती थी, इससे ऊपर नहीं बन पा रही थी। और वो मेरे लिए बड़ा वो शॉकिंग था कि यार ये क्या सिस्टम है। और जब एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम होने के बाद इनमें से किसी की नौकरी नहीं थी। फिर जो आपने आगे कहानी लिखी है वही कहानी इस सब के लाइफ में आगे चली है। तो सवाल मैं फिर से वही दोहराता हूँ कि वजह क्या है कि जिस देश में शिक्षा को इतना महत्व दिया गया, वहाँ पर इतने
अस्थायी शिक्षकों की जगह खाली है? मुझे ध्यान है शायद 500 के आसपास, तो आपने इसमें एक जगह 5000 आपने मेंशन किया था कि वो खाली है। तो इतने शिक्षकों की कोई भी ना राज्य सरकार करती है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ केंद्र का काम है, राज्य में राज्य का। और ये ऐसा नहीं कि एक सरकार, आप 15 साल की जब बात करते हैं तो सारी सरकारें इसमें आ चुकी हैं। हर सरकार के समय में शिक्षा को लेकर एक ही तरह का विचार बना है। तो ये समस्या क्यों आ रही है? मुझे लग रहा है कि अब वो सवाल है जो आपने पूछा है, जो इस किताब की बुनियाद में है, और मैं चाहता हूं कि इन सवालों पर बात हो। कितना अच्छा लगेगा कि मछली मटन मंगलसूत्र की बजाय कलम किताब पर बात हो। तो ये सबसे जरूरी सवाल है, और ये किसी एक सरकार या एक नेता का मामला नहीं है। हम जब बात कर रहे हैं तो एक कड़वी सच्चाई और है कि नए स्कूल खोले जाने के दौर में आबादी बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आप सड़कें बना रहे हैं और उससे अपनी उपलब्धि कामयाबी गिना रहे हैं कि अपने इतने 1000 किलोमीटर सड़कें बना दी अच्छी, इतने फ्लाईओवर, इतने पुल बना दिए। मुझे लग रहा है एक विकास की कसौटी सड़कें और फ्लाईओवर हों, इससे बेहतर है कि विकास की कसौटी ये हो कि स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल कितने बने, और वो भी भारत जैसे विविधता वाले देश में, जिसमें एक वक्त में एक शादी हो रही है, जैसे लग रहा है कि ब्रह्मांड की पहली शादी है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, पूरा देश नतमस्तक है। और एक शेर है ना कि कहीं कोई कलाई एक कंगन को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। गैर बराबरी इतनी ज्यादा है, यानी जितने में एक शादी हुई उतने में तो पता चला कि जाने कितने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बढ़ जाते हैं। लेकिन खैर, विविधता इतनी ज्यादा है। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं, उन्हें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय मिला के नहीं। ऐसे वक्त में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, या और भी पॉलिसीज बनी है, वो पुराने खुले हुए स्कूलों को बंद कर रही हैं। 45,000 डिग्री कॉलेज को बंद करके 15,000 पे ले आना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन 4-5 राज्यों को अगर जोड़ लें तो आंकड़े बताते हैं तकरीबन 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, क्योंकि वहां कहीं विद्यार्थी नहीं पहुंच पा रहे, कहीं कोई भी बहाना बनाकर, और प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं। सरकारी शिक्षा की जब हम बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट शिक्षा तो आज भी इस देश में है। आप अगर अपने छोटे से बच्चे को एक प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में ले जाएं, हजारों रुपए महीने की फीस होगी, हर दिन के लिहाज से हर दिन का अलग ड्रेस, अलग किताब, अलग बैग, और बहुत पता नहीं पढ़ाई कैसी नहीं, लेकिन आपके लिहाज से एक अच्छी पढ़ाई। फिर उसे आप गलगोटिया, अशोका, इन सब में भेजिए, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर आपके पास क्षमता है तो आप विदेश भेज दीजिए, आपके लिए इस देश में अभी सब कुछ अच्छा है। अगर आप गरीब घर में हैं, अगर आपके पास कॉन्वेंट स्कूल के लिए पैसा नहीं है, तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, जहां एक ही उम्मीद है, मिड डे मील, क्योंकि सरकारी स्कूल में उतने शिक्षक नहीं जितने होने चाहिए, वहां पढ़ाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बुनियादी चीजें नहीं है। कहीं बारिश में टपक रही है छत, तो कहीं बाढ़ में जाने के लिए पानी भरा हुआ है, कहीं कीचड़ है। महिलाएं अगर शिक्षक बन गई, जैसे उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, शिक्षक इस बात का आंदोलन कर रहे हैं कि कंपलसरी क्यों कर रहे हो, पहले बुनियादी सुविधा तो दे दो। आप सारा काम प्राइमरी के शिक्षक से लेते हो, और वो पढ़ाएगा कब? सारे सरकारी कामों में प्राइमरी के शिक्षक की ड्यूटी लग जाती है। हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को ऐसे ट्रीट किया है, वो हमारे लिए एक ह्यूमन रिसोर्स है प्राइमरी का शिक्षक, फिर वो स्कूल में पढ़ाएगा क्या? और सबको पता है कि गरीब का बच्चा वहां पढ़ने जाता है, किसी नेता का, अधिकारी का, व्यापारी का, करोड़पति का बच्चा, लखपति का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता। इसलिए हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बर्बाद होंगे तो प्राइवेट का जाल बनेगा, फिर प्राइवेट वाले चंदा देंगे आपको। ये एक शिक्षा व्यवस्था की त्रासदी इस देश में है। इसलिए सरकारी व्यवस्था, सरकारी हॉस्पिटल के साथ यही है। मुझे याद है कि इस किताब ने इस बात के आंकड़े दिए हैं। आज की तारीख में जब हम बात करें तो केवल स्कूल नहीं बंद हो रहे हैं। इस किताब में एक जगह लिखा हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने यहां पूरी सैलरी देता है, तो वो एडहॉक टीचर रखा हुआ है, एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर। 5,000 पोस्ट यहां खाली थी। पिछले दिनों अलग राजनीतिक वजहों से सब भर दी गई हैं, और किससे भरी गई हैं सब लोग जानते हैं, और कैसे भी भरी गई हैं।
मतलब इतने अगर भ्रष्टाचार की जांच हो तो विश्वविद्यालय के नियुक्तियों में नीट से बड़ा घोटाला पकड़ा जाएगा, व्यापम से बड़ा। लेकिन सिस्टम है सब ताकतवर लोगों का। देश के बाकी विश्वविद्यालयों में जो आपने अपना किस्सा सुनाया उसे यहाँ गेस्ट फैकल्टी कहते हैं। पर लेक्चर 500 रुपए। अब एडहॉक भी नहीं होगा, गेस्ट टीचर रखे जाएंगे, बनाने का सपना दिखाया जाएगा विश्व गुरु का, और गुरु टेम्परेरी होंगे। उनका नाम कहीं संविदा शिक्षक है, कहीं शिक्षा मित्र है, कहीं उनका नाम कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, कहीं एडहॉक, कहीं गेस्ट, कुछ भी है। परमानेंट टीचर नहीं होंगे क्योंकि फिर उन्हें फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो आप इस देश में कल्पना करें कि सरकारी शिक्षा को कमजोर करने से 90 के बाद दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, गांव, किसान, मजदूर, उनके बच्चे पहली पीढ़ी में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आए, और सरकारी सिस्टम से। जब ये सिस्टम बर्बाद होगा तो असल में वो पूरी पीढ़ी शिक्षा से दूर हो जाएगी, जिसे सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, और जो शिक्षा सबसे बाद में जिसे मिलना शुरू हुई 90 के बाद। ये देश में पहली बार शिक्षा वहां तक पहुंची थी। ये किताब इस देश से एक सवाल पूछती है, शायद यही सवाल लोगों को पसंद आया, इसलिए तकरीबन 40 दिन में 40,000। अब बाद में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, किताब पढ़ते हैं लोग। आंसुओं में गमगीन होकर लोगों ने मुझे खत लिखे हैं कि जो कोई कह नहीं पा रहा था उसे आपने कह दिया। वो है शिक्षा व्यवस्था की चिंता। सरकारों को लगता है कि अगर, जबकि होना यह था, कॉन्सेप्चुअली ये है कि भारत जैसे विकासशील देश में आपको सबको शिक्षा और पढ़ाई, कमाई, दवाई, समाजवादी आंदोलन के नारे हुआ करते थे। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई और दवाई मुफ्त में होनी चाहिए। किसी जेब में पैसा इससे तय ना हो जाए कि उसे इलाज मिल पाएगा या नहीं, वैसे ये तय ना हो कि उसकी शिक्षा मिलेगी या नहीं। लेकिन इस देश में तय हो गया है, अगर आपकी जेब में पैसा है तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी तक आ पाएंगे। और अब तो दिल्ली विश्वविद्यालय लोन ले रहा है, पूरे देश के विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हजारों करोड़ के लोन इनके ऊपर है, क्योंकि पहले यूजीसी होता था, अब हेफा बन गया। किताब ये आपसे चिंता कर रही है, सिलेबस अंदर से बदला जा रहा है, आप शिक्षा को कम्युनलाइज करना चाह रहे हैं, या एक ही जाति या एक ही तरह के टेक्स्ट रख रहे हैं। इतिहास इस तरह नहीं बनता। हमने शिक्षा व्यवस्था को इसलिए भी इस तरह से रखा है, और हर सरकारों ने, कि जब कोई शिक्षित होता है, जागरूक होता है, तो सवाल पूछता है, वो मूर्ख नहीं बनता, वो भीड़ में नहीं शामिल होता, और जब वो कोई सवाल पूछेगा तो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा को लोगों ने बहुत दोयम दर्जे में रखा। ये किताब ये चिंता करती है कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बचाएं, और बचाएंगे नहीं तो फिर देश नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा। इसलिए जो गेस्ट और एडहॉक का मसला है वो केवल इसलिए है कि परमानेंट कर दोगे तो वो स्थायी हो जाएगा, सवाल पूछेगा। वो जब हमारी कृपा पर रहेगा ना, तो जैसे हम चाहेंगे, और हर सरकार यही चाहती है कि कमजोर लोग उनके मातहत बने रहें ताकि वो उनका विरोध ना कर सके। और प्रोफेसर केवल शिक्षक नहीं होता, वो पीढ़ियां गढ़ता है। एक खराब इंजीनियर एक इमारत खराब कर सकता है, एक खराब डॉक्टर एक मरीज का नुकसान कर सकता है, एक खराब शिक्षक पीढ़ियां बर्बाद कर सकता है। इस देश ने अपने शिक्षकों को खराब बनाने के लिए, अच्छे भी बहुत लोग अच्छे रहे, लेकिन अगर उसे परमानेंट करेंगे तो वो पीढ़ियां बदल देगा। पता नहीं, शायद लोगों को नहीं पसंद, इसलिए ऐसा करते हैं जी। एक इसमें जब हम बात कर रहे हैं सारा सिस्टम की, तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो चीज़ें हुई। एक तो सेमेस्टर सिस्टम, जो सैम पित्रोदा के यूपी काल में आपने कहीं लिखा है, सैम पित्रोदा की कमेटी ने, और एक और कमेटी है जिसने कई सिफारिशें की थी। फिर बाद में जब वीसी एक दूसरे आए, जिनको आप मार्कंडे सिंह कहते हैं, उन्होंने 4 साल के ग्रेजुएशन की बात की। हालांकि वो 4 साल वाले पे हम लोगों को भी लगा कि क्योंकि बाकी विश्वविद्यालय 3 साल कर रहे हैं, 4 कैसे होगा, तो वो तो खैर एक रहा। सेमेस्टर सिस्टम जो शुरू हुआ था ये आज भी चालू है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि हम नई चीज़ों का विरोध करते हैं, हमारे देश में हो चाहे दुनिया में कहीं भी, नई चीज़ का हम विरोध करते हैं क्योंकि हम अपने पुराने सिस्टम से वो जो कहते हैं कंफर्टेबल। तो सेमेस्टर सिस्टम का जब उस समय विरोध हुआ था, वो विरोध सिर्फ इसलिए था कि अनकंफर्टेबल हुए, या उसमें उस समय कुछ समस्याएं थी? अगर समस्याएं थी तो क्या उनका निदान अभी तक हो पाया है, या वो समस्याएं एज इट इज सेमेस्टर सिस्टम में चली आ रही हैं? ये दिक्कत भी आपको किस हद तक दिख रही है अभी? पिछले सवाल के ही एक्सटेंशन में इसको लेते हैं। तो जैसे मैंने ये कहा कि शिक्षा को उतनी गंभीरता से नहीं लिया इस देश ने, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश अपने नागरिकों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं।
हमने किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। तुम जिस घर में पैदा होगे उससे तय हो जाएगा, पढ़ोगे पढ़ोगे ना। हमने बचपन में बच्चों को जरूर सिखाया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। समय बदल गया, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पकोड़े वाला मामला है, और खेल वाले भी क्या क्या हो रहे हैं। तो वक्त बदलता है। इसका मतलब ये कि किसी एक सरकार या एक वक्त का ये मामला नहीं है, ये अप्रोच का मामला है। ये आप अपने समाज को कितना बेहतर करना चाहते हैं, ये उस मंशा का है। ताकतवर लोग कभी ये नहीं चाहते कि ताकत में उनको बंटवारा करना पड़े, कुछ और लोग भी ताकतवर हो जाए, फिर वो ताकत का वर्चस्व टूट जाएगा। अंतोनियो ग्राम्शी से हेजमनी का थ्योरी कहते हैं कि अपनी अपनी हेजमनी क्रिएट की हुई है लोगों ने। पढ़े लिखे लोगों ने एक ज़माने में अपनी हेजमनी क्रिएट की, पूंजी वाले लोगों ने पूंजी की है, हर तरह की। शिक्षा क्या करती है, उस हेजमनी को ब्रेक करती है। तो सब शिक्षित होंगे तो जागरूक होंगे, सजग होंगे, सवाल पूछेंगे। तो शिक्षा अगर सबको निःशुल्क मुफ्त मिलेगी तो सब जागरूक होंगे। तो सिस्टम उसको क्यों रखा जाए? हजारों करोड़ रुपए पूंजीपतियों के लिए देश रखेगा, हथियार खरीदेगा, कलम किताब पर सड़कें बनाएगा। मैं कह रहा हूं इनमें से कोई काम गैर जरूरी मैं नहीं कर रहा हूं, प्राथमिकता का मामला है। इसके चलते हर सरकारों ने दबाव में, और धीरे धीरे शिक्षा मुनाफा केंद्रित व्यवसाय में तब्दील होता गया। और ये भी एक सरकार का किया हुआ नहीं है। शिक्षा को मुनाफा का व्यवसाय बना देना, शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देना है। और ये जो, चाहे अब एक व्यक्ति का नाम है सैम पित्रोदा हो या ज्ञान आयोग का वहाँ पे रिपोर्ट है, WTO में समझौते 90 के बाद दुनिया भर के देशों में हुए। दुनिया के ताकतवर देशों ने अब अपने बाकी गुलामों को उपनिवेश नहीं बनाए, बाजार बना लिया। तो वो एक अलग दुनिया का कॉन्फ्लिक्ट है। बाजार को हमेशा मुनाफा दिखता है। बाजार को ये दिखता है कि एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जिसमें मेरा पैसा क्यों नहीं लग रहा। तो WTO से समझौता होगा कि हम आपके यहाँ की शिक्षा जो कि बहुत खराब है, सपेरों के देश और क्या क्या होता था ना, तो पहले कोई आपको समझाता है कि आप बहुत खराब हैं। सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जाएगा कि वहां तो कुछ करते ही नहीं मास्टर, वो खराब होते हैं, तो प्राइवेट अपने आप आएगा। सरकारी हॉस्पिटल में यही होगा, अरे वहां दवाई नहीं है तो प्राइवेट बगल में जाइए, लाख रुपए जेब में है तो दवाई लेके आइए, गरीब हैं तो मरिए। इसी तरह से जब WTO, विश्व बैंक और तमाम संस्थाओं ने धीरे धीरे निवेश के लिए शिक्षा जगत को भारत के देखने लगे, तो पिछले 3 दशकों में धीरे धीरे शिक्षा, भारत की शिक्षा व्यवस्था मुनाफा केंद्रित व्यवसाय की तरफ दिशा में जाने लगी। और इसके चलते बहुत सारे इसमें महंगी बदलाव आने लगे। अब इसके साथ वक्त बदलता है तो आपको अपना पैटर्न बदलना होता है। सेमेस्टर सिस्टम उस बदलाव के साथ आया। पहले एनुअल मोड हुआ करता था। सेमेस्टर का विरोध ये कह के हो रहा था कि एक एनुअल मोड में परीक्षा का दबाव, सिलेबस पूरा करने का दबाव इतना ज़्यादा विद्यार्थियों पर नहीं होता है, और एक बात विचार विमर्श, क्योंकि हायर एजुकेशन है ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है, तो विमर्श क्रिएट हो। विश्वविद्यालय का नाम ये ग्लोबल नॉलेज सेंटर। अब आज तो हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में कह रहा मनुस्मृति पढ़ाएंगे, पता नहीं, मतलब दुनिया के बाकी देशों को अगर तुम बता दो कि तुम्हारी किताब जिसमें लिखा है कि महिलाओं को गुलाम होना चाहिए, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है, उसको वो कह रहे हैं कि सिलेबस में रख दो। तो देखिए पावर स्ट्रगल है ये। तो सारे प्रयोग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हुए। इस प्रयोग के लिए आप किसी और की नज़र में कि सेमेस्टर सिस्टम विदेश में है तो हम भी ले आएंगे, विदेश में 4 ईयर ग्रेजुएशन है तो हम भी ले आएंगे, ये देखने में किसी को लगेगा कि क्यों विरोध करना भाई, दुनिया जिस दिशा में जा रही है उसमें हम भी आएंगे। तो इसका विरोध इस आधार पर नहीं होता कि वो नए हैं, वो इस आधार पर होता है कि जो कश्मीर में पेड़ है सेब का, और हम कह रहे हैं आजमगढ़ में हम लगाएंगे। पहले आजमगढ़ की जमीन को सेब लायक तो तैयार कर लें। सेब के लगाने से परहेज नहीं था। हमने अपने शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी समस्याओं को तो देखा नहीं। अब आरोपित हो गई हैं तो अच्छा बुरा तो सब सिस्टम होता है। नई शिक्षा नीति इस देश में बिना संसद में बहस के लागू हो चुकी है, और लागू है, वो सिलेबस चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव ये हैं कि तेजी से सेमेस्टर चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। नेगेटिव ये है कि केवल
परीक्षाएं ज़्यादा हो रही हैं, सिलेबस ज़्यादा पूरे किए जा रहे हैं, सेमिनार शायद अब कम हो गए हैं, अब विमर्श की जगह कम हो गई, क्योंकि अगला सेमेस्टर तुरंत आ जाएगा जब तक कुछ आप नया सोचेंगे। तो ये कुछ बुनियादी सरोकार हैं इसके। जी, एक आपने लाइन लिखी थी जब एडहॉक का पहला विचार आया कि इश्क जैसा अलहदा और खूबसूरत एहसास है एडहॉक होना। अब पूरी किताब हालांकि इसका दूसरा एहसास देती है, पर मैं एडहॉक पे नहीं पूछूंगा। इश्क हुआ इस पीरियड में या पहले? हमारे एक सीनियर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे कि जो पढ़ने लिखने वाला नौजवान हॉस्टल न रहे और इश्क ना हो, हाँ। तो फिर वो जिंदगी अधूरी है। और मुझे आज भी लगता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासों में प्रेम है। तो प्रेम होना चाहिए, हमें भी हुआ, और जिसके दिल में प्रेम होगा वो प्रेम अपने परिवार से भी होगा, किसी प्रेमी या प्रेमिका से भी होगा, वो किताबों से भी होगा, वो समाज से भी होगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रेम बहुत बुनियादी सा मनुष्य होने की बुनियादी पहचान है कि आपके दिल में प्रेम करने की जगह कितनी है, समाज में कितनी जगह है। हमने तो इन्हीं विश्वविद्यालयों के बीच में सब कुछ पाया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी प्रेम, करियर, ज्ञान सब कुछ मिला, दिल्ली तक वो चलता रहा। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो छवि है, मेरे जो हम लोग जो नहीं है वहाँ से, एक तो आईएएस बहुत निकलते हैं, और दूसरा जो है क्रिमिनल्स का, बमबाजी की बड़ी खबरें आती थी। तो छात्र संघ चुनाव संभवतः बंद हुए, फिर दोबारा शुरू हुए। तो ये दोनों चीज़ें मैं समझना चाह रहा हूँ कि छात्र संघ चुनाव जो होते हैं हो ना हो, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने उसका एक नेगेटिव साइड दिखाया है। हासिल मूवी भी पूरी आई उसी के ऊपर। और दूसरा, उसी एनवायरनमेंट के अंदर फिर एक विद्यार्थी गोल्ड मेडलिस्ट भी होता है और बहुत सारे लोग आईएएस भी बनते हैं। तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये पूरा एनवायरनमेंट किस तरह का है? ये आपके उस सवाल से जुड़ता है जिसमें आजमगढ़ को लोग बदनाम भी करते हैं कि आजमगढ़ लोग कमरा किराए पर नहीं देते। टीवी में बड़े बड़े नेता कहते थे कि आजमगढ़ तो आतंकगढ़ है। सच भी है। हर तरह के, मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन कहता है कि एक ही मनुष्य में सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों है। तमोगुण को दमित करते हैं आप जितना बेहतर, रजोगुण को संभालते हैं और सतोगुण को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक बेहतर मनुष्य बने। मैं उस दर्शन की थ्योरी को किसी भी इलाके या किसी भी पहचान से जोड़ देता हूँ। हर मिट्टी में घड़े बनने की गुंजाइश होती है, लेकिन हर मिट्टी घड़ा नहीं होती। ये बस वही तर्क है। बाकी एक ही चश्मे से देखना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब आजमगढ़ को पता नहीं लोग क्यों कैफी आजमी के शहर आजमगढ़ से क्यों नहीं पहचान पाते कि भूख ने, प्यास ने, इफलास ने पाला है हमें, कभी बहके हैं तो फाकों ने संभाला है हमें, जब्र ने आहनी तंजीम में ढाला है हमें, झोंपड़े फूंक के मैदान में निकाला है हमें, आज हर मोड़ पर लिखेंगे कहानी अपनी, इसी मिट्टी में दे देंगे जवानी अपनी। कैफी आजमी जैसा शायर आजमगढ़ ने दिया। राहुल सांकृत्यायन जैसा एक विचारक, उनकी किताब है तुम्हारी क्षय, वोल्गा से गंगा, सबको पढ़नी चाहिए। वो आजमगढ़ की पैदाइश। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रोफेसर तुलसी राम, निज़ामाबाद के बर्तन, मुबारकपुर का साड़ी का उद्योग, बुनकरों का अपना पूरा रिश्ता, आजमगढ़ की तहजीब, वो प्रतिरोध का जला रहा एक ज़माने में। किसी भी तरह के वर्चस्व के खिलाफ वो प्रतिरोध का एक केंद्र रहा। अचानक से, और हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन चश्मा पहनते ही फिर वहां केवल बम, गोली, आतंक ही देखा और फिर टैग किया गया कि इसकी प्रतिरोध वाली छवि को खत्म कर दो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा गया। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं होता। किसी ऑक्सफोर्ड से तुलना करने की जरूरत हमारे विश्वविद्यालय को नहीं है। हमारा विश्वविद्यालय अपने आप में एक मुकम्मल विश्वविद्यालय है, जो फिर आप गोरखपुरी का था, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। वो हरिवंश राय बच्चन और तमाम बड़े बड़े लोग जिस विश्वविद्यालय के रहे हों, प्रोफेसर अली अहमद फातमी से लेकर के तमाम लोग, हमारे हिंदी विभाग में सतप्रकाश मिश्र, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, प्रणय कृष्ण, बहुत शानदार शिक्षक हमें मिले, शानदार डिबेट की परंपरा मिली। वो जो छात्र संघ जिसको कहा गया कि वहां केवल बम चलते हैं, ठीक बात है।
नेता भी बन करके बहुत सारे लोग सदन में बैठ जा रहे हैं जिनके ऊपर इतने आरोप हैं कि वो प्रधान भी न बनने चाहिए थे। ये विरोधाभास इस देश का है। इसलिए उस सदन में जाने वाले रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो वही सदन है जहां कभी लोहिया बैठते थे, जो वही बिल्डिंग है जिसमें अम्बेडकर और तमाम लोग बैठकर संविधान बना रहे थे। इसलिए वो बिल्डिंग गड़बड़ नहीं है, वो रास्ता गड़बड़ नहीं है। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार हो जाएंगे। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सबको मौका दिया। जो अपराधी बनना चाहता था वो अच्छा अपराधी बन गया, जो अच्छा आईएएस बनना चाहता था वो आईएएस बन गया। जो लक्ष्मण यादव जैसे लोग जिनको विश्वविद्यालय ने बनाया, मेरे हॉस्टल में होता था, मेरा रूम जो अलॉट किया किसी और ने कब्जा कर लिया, और मुझे पता ही नहीं कि वहाँ हॉस्टल के अंदर की साजिश कैसे होती है। बाद में मैं गया, मैंने कहा कि सर वो मेरा रूम, कहे जाओ बच्चा, पढ़ना है तो बाहर रहो डेलीगेसी में, हॉस्टल में मत रहना। उन सारे परिवेशों के बीच छात्र संघ राजनीति की नर्सरी होते हैं। वहाँ छात्र संघों ने, इलाहाबाद विश्वविद्यालयों ने, उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, तमाम बड़े बड़े नेता। विश्वविद्यालयों में डिबेट डायलॉग होता है तो ब्रेन, क्रिटिकल ब्रेन डेवलप होता है। वो किसी नेता का गुलाम नहीं पैदा होता। अगर एक विश्वविद्यालय अपने आप में मुकम्मल है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि किसी समाज की तरक्की मैं इस कसौटी पर देखूंगा कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। मैं कहता हूं कि किसी देश को बेहतर अगर देखना है तो वह देखिए कि वहां के विश्वविद्यालय, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उनके विश्वविद्यालयों में किन के घरों के बच्चे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं क्या, गरीब गांव के बच्चे आ रहे हैं क्या। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, जिनका कोई नहीं था उनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, पूरे पूर्वांचल के इलाके की पीढ़ियां बदलने का काम उस विश्वविद्यालय ने किया। छात्र संघ ने नर्सरी दी, मतलब वहां पर क्या होता था कि जहां छात्र संघ होगा वहां डिबेट होगा, पॉलिटिकल डिबेट होगा, और पॉलिटिकल डिबेट होगा तो डिबेट इस बात पर होगा कि इंदिरा गांधी भले प्रधानमंत्री हैं, वो विश्वविद्यालय में नहीं आएंगे, छात्र विरोध करेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको बदनाम करके कहा गया कि वो एक विचारधारा, और वो जो ताकत में रहा है वो विचारधारा अपनी आरोपित करता है, लेकिन दूसरे को एकदम खत्म करके। आज तो कितने कुलपति बैठे हैं जो यज्ञ हवन सब करा रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन विश्वविद्यालय एक रंग में रंगना कभी नहीं चाहिए। विश्वविद्यालय में हर रंग रहे। जैसे हम ये कहते हैं कि मनुस्मृति पढ़ानी है, बहुत अच्छा है। मुझसे आप पूछें कि मनुस्मृति पढ़ानी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ानी चाहिए। उसके बगल में गुलामगिरी भी पढ़ानी चाहिए, उसमें एनिलेशन ऑफ कास्ट और रिडल्स इन हिंदुइज्म भी पढ़ाना चाहिए। ये है विश्वविद्यालय। आपको अगर मान लीजिए एक सरकार है जिसकी विचारधारा है गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, पढ़ाइए। उसके बगल में गांधी, नेहरू, भगत सिंह, अंबेडकर, सबके टेक्स्ट। विश्वविद्यालय इनकी जगहें होती हैं, इसलिए छात्र संघ वहां एक बेहतर चीज होती है। लेकिन चूंकि छात्र संघ से जब लीडर पैदा होता है, विश्वविद्यालय से जब डिबेट करने वाले क्रिटिकल ब्रेन पैदा होते हैं, तो किसी भी सत्ता के लिए वो चुभते हैं, इसलिए उन सबको रोका जाता है। और छवि ऐसी बनाई जाती है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं बम वाला, नहीं साहब, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वाला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वीपी सिंह वाला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ और हिंदी विभाग पूरब का ऑक्सफोर्ड क्यों कहते थे, उसकी वजह वाला। तो मैं इसे इस रूप में देखता हूँ। मैं भी उसको उसी में, अक्सर क्या होता है नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है पॉजिटिव पे। एक वापस हम इस सिस्टम के ऊपर ही फिर से आते हैं। आपने 40 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए, ना होने के कई कारण रहे उसमें जो है, और चूंकि शिक्षा से जुड़े, परिवार से जुड़ा हूँ तो कुछ चीज़ों को मैं भी समझता हूँ। एक जो पिछले काफ़ी समय से आरोप है, और ये इस सरकार में भी, इससे पिछले सरकार में भी, वो रहा कि हमेशा किसी एक विचारधारा का बोलबाला रहा, उन्होंने अपने आदमी रखे। लेकिन मैं जब देखता हूँ चीज़ों को तो मुझे कई बार लगता है कि विचारधारा का एक प्रभाव है, लेकिन असल में जो पैनल में बैठा है उसका व्यक्तिगत हित। कि आपने एक उदाहरण दिया है, 3 पीढ़ी से भगवान दास सिंह जी के परिवार से जो है बेटा, बेटी, पोता, पोती सब मिला के जो है 22 प्रोफेसर उन्होंने बना दिए। अच्छा, मैं कुलपति का बेटा हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी में हूँ, तो हमारे सोचो देखे बहुत सारे अच्छे कुलपति भी हुए इस देश में। तो जब आप भगवान दास सिंह जी की बात करें तो ये तो संभव नहीं है कि 22 लोग जो बने होंगे विचार बदलते रहे होंगे। यह निश्चित तौर पे एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का, और बदले में उस व्यक्ति ने भी कहीं ना कहीं लाभ अवश्य पहुंचाया होगा। तो यही प्रोफेसर इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के इसी विचार के साथ निकलते हैं, वही जब सिस्टम में जाते हैं वो
अपने ही पढ़ाए हुए विद्यार्थियों को फिर सिस्टम में नहीं आने देना चाह रहे। तो इसको क्या विचार की आप पूरी लड़ाई मानेंगे, या इसको मानेंगे कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है पावर को अचीव करने की, वो इतनी हावी हो गई कि वो सत्ता के साथ फिर चली गई, सत्ता ने जैसा चाहा उसने वैसा घुमाया, या उसको अपने हिसाब से लगा कि मेरी सत्ता, निजी सत्ता बनी रहे विश्वविद्यालय में, इसके हिसाब से चले। मुझे लग रहा है इसी सवाल को बस उल्टा कर दें, जवाब यही छिपा हुआ है। कोई भी और ये सत्ता का चरित्र ये होता है। हालांकि जयशंकर प्रसाद हमारे हिंदी के बहुत अच्छे विद्वान रहे, आप खुद लेखक हैं तो आप बखूबी इसको समझते हैं। उन्होंने कहा सत्ता सुख बहुत मादक होता है और सारहीन होता है। तो मादक तक तो लोग पहुंचते हैं, मादक मतलब सब कुछ का मजा है कि आपके पास ताकत है। अच्छा, आप इंटरव्यू में आए, दे दे नौकरी, दे देते हैं, लो तुम्हें नौकरी दे दी, तुम्हें नहीं देंगे, तुमसे छीन ली। ये वाली जो चेयर है ना, सारा गुरूर तो इसका है। हमने जाने कितने कुलपति बना दिए, हमने जाने कितने प्रोफेसर बना दिए, हम प्रिंसिपल हैं। मेरा इंटरव्यू लेने वाले पैनल में तो एक शख्स विद्वान बन के ऐसा बैठा हुआ था जिसका मेरे ही कॉलेज में बेटी अपॉइंटमेंट हुई थी मुश्किल से 1 महीने पहले। मैं कौन मुझे ये समझा दे कि बेटी की अपॉइंटमेंट और उसके बाद उस व्यक्ति का पैनल में बैठना, इसके बीच कोई कार्य कारण संबंध नहीं है क्या? और ऐसी तमाम मैं बेटियों को दोष कतई नहीं दे रहा हूं कि किसी की बेटी हो गई तो वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं बन सकती, लेकिन किसी की बेटी नहीं है तो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकती? किसी कुलपति का बेटा प्रोफेसर बने, हमें ऐतराज इसमें कतई नहीं है। लेकिन अगर मेरे पिता कुलपति नहीं है और मैं प्रोफेसर ही न बन पाऊं, ये फर्क दोनों में है। तो जब भी किसी को ताकत मिली, उसने ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। और साहब, विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की बात कर रहे हैं, अब आपके परिवार में लोग रहे होंगे, मैं तो कह रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी थे, तमाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और हमारे गुरु एक किस्सा सुनाते थे कि पैर छूने आया विद्यार्थी, तो उन्होंने रुक के कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो कहे आप गुरु हैं, ज्ञान का आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने कहा कि मेरे पैरों में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं पाया जाता, वो सामने इमारत जो दिख रही है वो लाइब्रेरी है, उसमें किताबें हैं, वहां जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। और उस पैर छूने वाले से मना करने वाले विश्वविद्यालय में ही क्या पैर छू छू करके क्या क्या नहीं मिल गया? ये है विरोधाभास। ये हम मेरे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सत्य प्रकाश मिश्र होते थे, हमारे प्रिय गुरु। पैर छूने पर डांटते थे। प्रोफेसर प्रणय कृष्ण थे, हाथ मिलाए, पहली बार किसी प्रोफेसर ने हाथ मिलाया था। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हमें दिया था कि झुकना जरूरी नहीं होता सम्मान के लिए, आंख में आंख डाल करके, रीढ़ सीधी रख करके सम्मान किया जा सकता है। और आज मेरे विश्वविद्यालयों में कितने लोगों की नौकरी इसलिए नहीं मिली कि पैर नहीं छुआ उसने। ये एक विरोधाभास है। एक तो ये बात है कि ताकत मिलने पर हर व्यक्ति उस ताकत को शेयर नहीं कर सकता। उसका ये जो अहंकार है ना कि मैंने दिया तुमको, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं लक्ष्मण यादव को नौकरी नहीं लगने दूंगा, और मैंने नहीं लगने दी क्योंकि मुझे ये करना था, ये गलत है। इस महत्वाकांक्षा के साथ जब विचारधारा जुड़ जाए तो वो खतरनाक हो जाती है। विश्वविद्यालयों में कभी कोई स्वर्ण युग नहीं रहा, हम इसे बहुत दावे के साथ कहते हैं। विश्वविद्यालयों में दलित पिछड़े बच्चे नहीं आ पाए। और आज जब मैंने इस विश्वविद्यालयों में लड़ाई लड़ी है कि विश्वविद्यालय में 2019 तक एक भी ओबीसी प्रोफेसर नहीं। विश्वविद्यालयों में सबसे ज्यादा पहले क्या होता था, दलित पिछड़े नहीं आते थे, रिजर्वेशन था नहीं। 90 के बाद तो रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में आया। उसके बाद पहली बार SC ST ओबीसी का रिजर्वेशन 2006 में आया। तो जब तक वो नहीं थे तब तक कहे कि नॉट अवेलेबल, जब वो एलिजिबल होकर के पहुंचने लगे तो कहे नॉट फाउंड सुटेबल, कि आप NFS हैं। ये कौन तय करता है कि मेरे सामने 10 विद्यार्थी एक जैसी काबिलियत के साथ, न्यूनतम पात्रता के साथ आए हैं, और वही जो पावर में बैठा व्यक्ति है उसने एक बार विचारधारा देखी तो किसी लक्ष्मण यादव को बाहर कर दिया, और एक बार किसी और को NFS कर दिया कि नॉट फाउंड सुटेबल, जबकि किसी किताब में नहीं लिखा है कि सुटेबल होने का मतलब क्या है। विश्वविद्यालय ऐसी जगहें बन गई हैं जहां पर अखाड़ा बना है। तो जो ताकतवर है, और चूंकि पता है सरकार तो केंद्र में 5 साल के बाद बदल जाएगी, एक प्रोफेसर 30 साल तक प्रोफेसर रहेगा और 30 बैच पढ़ाएगा। जो ज्यादा चालाक होता है ना,
वो संस्थानों पर कब्जा करता है। और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तो वो भी हैं कि एक वो शेर बहुत मौजू है कि यूं ही अपने मुनासिब सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो जिसकी सरकार बनी साहब, सबसे पहले बदलने वाली कौम प्रोफेसर होती है। तो ये भी है इसलिए भी, लेकिन विचारधारा और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मैं दोनों को एक साथ देखता हूँ जी। अच्छा, आपने आंदोलन में पूरा खुल के ही हिस्सा लिया। अच्छा, अपॉइंटमेंट आपकी परमानेंट भी हुई एक दो जगह पे जो दिल्ली से बाहर थी, आपने उसको छोड़ा कि दिल्ली में ही रहना है। तो दिल्ली में अपॉइंटमेंट होने के लिए अब इतने साल में इतना सिस्टम तो आदमी को समझ में आ ही जाता है। तो फिर वो सारे सिस्टम को धत्ता बताते हुए कि नहीं, मैं अंगूठा दिखाऊंगा तुमको, मैं विरोध करूंगा। जिस आंदोलन के बाद आपका जो आंदोलन 2023 का आंदोलन था ये, जिसमें आप इतने सक्रिय रूप से सामने आए कि आपका चेहरा सब जगह नजर आना शुरू हुआ, लोग आपको पहचान लगे कि आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा हो चुके हैं, तो फिर वो रिस्क लेने की जरूरत क्या पड़ गई? वो है ना एक शेर की, उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। एक तो ये बात ज़रूरी है कि मुझे विश्वविद्यालय निकाला नहीं, ये मैंने चुना था। मुझे नौकरी करनी होती तो बिहार में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। मुझे जिद थी कि जो विश्वविद्यालय मेरे सपनों का विश्वविद्यालय है, जिस विश्वविद्यालय ने मुझे बनाया है, जिस कॉलेज से मुझे मोहब्बत है, जिस कॉलेज के दरो दीवार के बीच मुझे लगा कि लक्ष्मण यादव को गढ़ा है जाकिर हुसैन कॉलेज ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने, ये मेरा चयन है कि मैं यहीं हूं तो मेरा यहाँ क्यों नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का होता गया है इंटरव्यू। एक तो ये बात, तो इसलिए मैंने वो वहाँ ज्वाइन नहीं की। लेकिन यहाँ अब दूसरी बात, विश्वविद्यालय का शिक्षक बनने के लिए कहीं ये ज़रूरी पात्रता लिखित तो नहीं थी कि चापलूसी करनी होगी, सत्ता के विचार के हाँ में हाँ मिलाना होगा, उनकी शरण में जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो सैद्धांतिक तौर पर तो मैं गलत नहीं। अब दूसरा पहलू आता है व्यवहारिक, कि साहब सबको पता होता है, अंडर द टेबल भी बहुत कुछ होता है, आप इशारा क्यों नहीं समझे। आप मुझसे कहा लोगों ने, और मैं नवीन जी आपको बहुत दिलचस्प किस्सा बताऊं, मेरे बहुत शुभचिंतक उस खेमे में भी हैं जिधर ताकत बैठी हुई है, जहां से लोग नौकरियां बांट रहे हैं, छीन रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम में सब काबिलियत है एक अच्छा प्रोफेसर बनने की। मुझे जैसे सुपरवाइजर मेरे सबसे शानदार मिले, हिंदी विभाग में बहुत अच्छे शिक्षकों में से एक। मुझे कुछ भी बुरा मिला ही नहीं विश्वविद्यालय में। मेरे सुपरवाइजर, शानदार सुपरवाइजर, मेरे दोस्त, मेरे शिक्षक, जाकिर हुसैन में मेरे कलीग। अब ऐसे में क्या होगा कि वो उन सब ने मिलकर के एक रीढ़ वाला लक्ष्मण यादव गढ़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बनाया कि गलत को गलत और सही को सही कहना शिक्षा कलम और किताब की पहली शर्त है। आप बेईमानी नहीं सिखाते अपने क्लासरूम में खड़े होकर। आप बेईमान होंगे तो आप शिक्षक हो ही नहीं सकते। आप रंग बदलने वाले बहरूपी अगर हैं तो आप शिक्षक नहीं हैं। फिर आप केवल अभिनय कर रहे हैं। क्लास में गए तो एक अलग मुखौटा पहना, क्लास से बाहर आए स्टाफ रूम में अलग पहना। ये इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मैं था ये इसी विश्वविद्यालय ने मुझे बनाया था। फिर ये बाधा क्यों बनता कि मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाऊं। मुझे लगा कि इतना स्पेस इन विश्वविद्यालयों में अभी भी बचा होगा कि तमाम झुके हुए लोगों के बीच एक बिना झुका हुआ भी तो कबूल हो जाएगा, जो झुका नहीं, जो गलत नहीं है। गलत कोई नहीं कहता, मुझे किसी ने कहा नहीं, प्रोफेसर की डायरी को किसी ने गलत नहीं कहा। ये जरूर कहा इसको लिखने की क्या जरूरत थी। तो बस ये है, लक्ष्मण यादव सब जानते हैं, लेकिन लक्ष्मण यादव की लगा कि जरा हम उस स्पेस को देख लें कि गलत ना होते हुए भी सजा मिलती है क्या। इस दौर मुंसिफी में ज़रूरी नहीं वसीम, उस शख्स को सजा मिले जिसकी खता भी हो। यानी जरूरी नहीं है कि जिसकी खता हो उसी को सजा मिले। तो ये इन विश्वविद्यालयों में है। इसलिए केवल नौकरी के लिए मैं नहीं यहाँ हूँ। मेरे पास कलम और किताब है, कुछ और अच्छा कर लेंगे। गालिब का एक शेर है, उन्होंने छीन लिया मुझसे, नौकरी छीनी। मैंने कहा कि मैंने नौकरी कुर्बान कर दी। घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। हम लिखने, पढ़ने, बोलने और आंख में आंख मिलाकर जीने की एक जो ताकत रखते हैं वो आज भी है, वो कोई नहीं छीन पाएगा। इसलिए प्रोफेसर की डायरी को बिकने से कोई रोक नहीं पाया।
एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को नौकरी प्रोफेसर की नहीं है, जनता का वो प्रोफेसर है। तो ये उस विश्वविद्यालय ने मुझे दिया है। नौकरी के लिए कितना झुकते। लेकिन आप जब नॉन फिक्शन किताब है तो नॉन फिक्शन में प्रायः सच्ची चीजें आ जाती हैं, सारी चीजें सच्ची रही, पर एक चीज आप उसमें जो है खिल गए, वो था कॉलेजों के नाम पे। आपने धनराज कॉलेज किया, फूलन देवी कॉलेज करते, हालांकि कॉलेज पहचान में आ जाते हैं कि किस कॉलेज की बात है, तो प्रोफेसर का नाम भी चेंज किया। तो मतलब कहीं अभी भी उम्मीद है कि यार नहीं, थोड़ा सा तो बचा के रखा जाए। आपने कहा कि कॉलेज के नाम पहचान में आ जाते हैं, प्रोफेसरों के नहीं आएंगे क्या? उनके तो और आ जाते हैं। प्रोफेसर सारे पढ़ के गए, मेरे बारे में बोल कोई नहीं रहा। चर्चा हो जाएगी किताब पर, दिल में चुभा जरूर है, साजिशें हो रही होंगी, हो सकता है इसके बारे में, बोल कोई नहीं रहा है। यार बात तो है, व्यंग ये होता है। हम तो साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं जी। हमें जानता है, हमने ये बात सीखी है कि बात पहुंच भी गई और फिर कबूल नहीं की जा रही है कि हाँ ये मैं ही हूं। तो इसके पीछे कोई ये मंशा नहीं थी कॉलेजों का नाम बदलने के पीछे या व्यक्तियों का नाम बदलने के पीछे। मैंने भूमिका में लिख दिया कि व्यक्तियों पर चर्चा हो। मैं ये नहीं चाहता था कि दो चार लोगों को मैं बता दूं कि अमुक कुलपति, अमुक प्रोफेसर बुरा है या अच्छा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस किताब से एक डिबेट हो कि विश्वविद्यालयों में क्या बुरा हो रहा है और क्या अच्छा हो रहा है। तो हम चाहते थे कि कंटेंट पर बात हो। कॉलेज तो कोई भी हो सकता है, कॉलेज में मैंने प्रयोग किया, जैसे फूलन देवी नाम आपने पकड़ा, तो बहुत सारे ज्योतिबा फुले के नाम पर कॉलेज नहीं है। तो ये एक प्रयोग था बस कि और थोड़ा कानूनी दाव पेच से बचें कि किसी का नाम हम कैसे, अब दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम नहीं बदल सकते थे क्योंकि शहर का नाम दिल्ली है और तमाम चीज़ों का नाम, तो विनोद को आलोक कर दिया। तो बस ये काम इसलिए किया है कि कोई इंडिविजुअल ये ना कहे कि मेरे ऊपर बात की गई। इसलिए बात किसी इंडिविजुअल पर ना हो, प्रवृत्ति पर हो, घटना पर हो, चिंता कलम और किताब की हो। जी। पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा है? मैं फिर वही कह रहा हूँ, डॉक्टर लोहिया का वाक्य है, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों के राजनीति के शिकार होंगे। और फेमिनिस्ट मूवमेंट ने दुनिया को सिखाया कि पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये किताब भी एक पॉलिटिक्स है और मैं बोल रहा हूँ इसलिए भी कि तो चलते चलते कुछ छोटे छोटे सवाल, हल्के सवाल। पहला क्रश कब हुआ था? ये बात बहुत दिलचस्प है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही उसी विश्वविद्यालय में अपने सहपाठी, उसी से आकर्षण, प्रेम जो कह लें, शुरुआत वहीं से। आलू आपको नहीं पसंद है, उसके अलावा क्या खाने में पसंद है? मुझे सबसे पसंदीदा अगर कोई चीज़ है तो दाल चावल। दाल चावल मतलब दो वजहों से, बस छोटा सा ये कि बचपन से माँ के हाथ का बना दाल चावल और एक ज्वार बाजरे की वो मोटी रोटी चूल्हे पर सेक कर आग में देती थी जी। मुझे वो बहुत पसंद है, दूध दही के साथ। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे तो बाकी सब छूट गया, दाल चावल नहीं छूटा था। हमारे मुश्किल दिनों का एक सबसे लजीज खाना दाल चावल। और आज भी मुझे जब बहुत मैं खुश होता हूँ तो मैं अपने हाथ से दाल चावल बनाता हूँ। फिल्म कौन सी पसंद करते हैं? पहले के ज़माने में फिल्में हर तरह की देख लिया करते थे। अभी हाल ही में मैंने फिर से देखी है शशांक रिडेम्पशन, और उसकी आखिर में एक वाक्य बार बार कहता है, जो नायक के साथ उसका सहयोगी है, वो कहता है कि दुनिया में सब कुछ मेरे सामने हारने के लिए था, लेकिन मैंने केवल एक चीज़ जिंदा रखी, उम्मीद। वो फिल्में पसंद हैं जो उम्मीद पैदा करें, और वैसी फिल्में नहीं पसंद हैं जो मस्खरेपन वाली होती हैं। जैसे हिंदी की दुनिया में तीसरी कसम एक ज़माने में बहुत प्रिय, श्री 420। बाद के दिनों में मुझे जैसे हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में हैं। लूसी एक फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद आई, गॉडफादर, लूसी। वो फिल्में देखना पसंद करता हूँ जिसमें संघर्ष हो, मतलब हौसलों में फ़कत उतार सही, शेर जंगर का शेर है, वक्त ज़्यादा ही बेहिसाब सही, नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। इश्क जो है वो एडहॉक ज़्यादा अच्छा है, परमानेंट ज़्यादा अच्छा है? मुझे लगता है कि कुछ भी दर्शन में जाएंगे तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में इतना चीज़ें स्थायी तो होनी चाहिए कि वो मतलब इश्क के काबिल रहें। उसूल में ये है कि इश्क केंद्र में रहे, वो चाहे जिससे रहे। आखिरी सवाल, 3 किताबें जो आप
पाठकों को सजेस्ट करेंगे, युवाओं को खासकर, कि हाँ ये तुम्हें अवश्य पढ़नी चाहिए? पहली किताब मैं इस देश के हर नागरिक को कहूँगा जो जरूर पढ़नी चाहिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है जाति का विनाश। एक किताब वो सबको पढ़नी चाहिए। दूसरी किताब मैं सजेस्ट करूँगा, एक हिंदी में हमारे बहुत प्रिय 2 रचनाकार हैं, एक साथ उन दोनों का नाम ले रहा हूँ, प्रोफेसर तुलसीराम और ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जूठन और मुर्दैया। तो जूठन और मुर्दैया को जरूर पढ़ना चाहिए। फैज़ मुझे बहुत पसंद हैं, तो नई किताब प्रकाशन ने उनकी एक संग्रह निकाला है फैज़ की किताब, उसे भी मैं इसमें रख सकता हूँ। तो तीनों अलग अलग विधाओं की लिहाज से ये पढ़ना चाहिए। बेस्ट सेलर के बारे में एक बार फिर से जानना चाहूँगा कि इस पूरे प्रयास को आप किस तरह से देख रहे हैं, दैनिक जागरण का जो हिंदी को लेके हिंदी बेस्ट सेलर किताबें हर 3 महीने में निकालने का? मुझे खुशी है कि दैनिक जागरण का ये जो सर्वे है या ये ओपिनियन पोल की तरह नहीं है, ये बहुत ज़मीनी है और अच्छी किताबों को लोगों से जोड़ता है। किताबें कितनी बिक गई, कई बार इसकी अहमियत उतनी नहीं रह जाती, लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ें जब ज़्यादा संख्या में लोगों तक जाती हैं तो उम्मीद पैदा करती हैं। मेरे लिए प्रोफेसर की डायरी कुछ दिनों में 50,000 के ऊपर पहुंच जाएगी। मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मेरी लिखी हुई किताब बेस्ट सेलर हुई, मुझे खुशी इस बात की है कि कलम और किताब की चिंता जिस किताब में है उसे लोग पढ़ रहे हैं। हज़ारों मेल मुझे भेजा लोगों ने। ये एक उम्मीद पैदा करती है कि अगर अच्छी चीज़ें लोगों के बीच जाएंगी तो लोग उन्हें पसंद करेंगे। और दैनिक जागरण, हिंदी है हम, कोशिश कर रहा है कि उन अच्छी चीज़ों की एक फहरिस्त लोगों तक पहुंचा दे ताकि उन्हें सुविधा हो कि क्या अच्छा चल रहा है वो उन्हें मिल जाए। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया और बधाई दैनिक जागरण को। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम लोगों ने बात की थी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के साथ, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिनकी किताब प्रोफेसर की डायरी, ये किताब मैंने पढ़ी है और भाषा ऐसी है कि आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे, आप पढ़ते चले जाएंगे इसको। विश्वविद्यालयों में अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए किस तरीके से, और ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत ही है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपको इस किताब में मिलेंगी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नकारात्मक हिस्सा मिलेगा। अच्छे लोग जो मिले, अच्छे लोगों ने जो सलाह दी, अच्छे लोगों ने जिस तरह से पढ़ाया, उन प्रोफेसर्स की भी चर्चा इस किताब के अंदर है। तो सभी पक्ष, उजला पक्ष, स्याह पक्ष, दोनों इस किताब में हैं। अनबाउंड स्क्रिप्ट से किताब आई हुई है और इसकी कीमत 249 है। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हूँ, इसलिए बाद में कई बार कोई कमेंट कर देता है कि आपको 249 रुपये कहना चाहिए था। तो 249 रुपये में ये किताब है। इसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अपने नज़दीकी किताब की दुकान पर भी खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। थैंक यू।